नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। रविवार को दिल्ली में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के कैबिनेट का गठन हुआ, जिसमें तमाम कयासों के उलट छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम दिग्गजों को छोड़ तोखन साहू ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग में आने वाले साहू समाज का बड़ा वोट बैंक है और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत के पीछे साहू समाज का भी बड़ा योगदान रहा है। खुद तोखन साहू बिलासपुर सीट से 1,64,058 वोट के मार्जिन से चुनाव जीते हैं। अब इस फैसले के पीछे एक वजह तो ये समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस ने ये सवाल भी उठाया है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें दिलाने के बावजूद और लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी सिर्फ एक राज्य मंत्री की सीट राज्य की उपेक्षा है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कैबिनेट मंत्री की जगह एक राज्य मंत्री की सीट देकर झुंझुना पकड़ाया गया है। छत्तीसगढ़ को 2 कैबिनेट की सीटें मिलनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हुई या इसके पीछे भी बीजेपी की अपनी एक रणनीति है। छत्तीसगढ़ में मिली सफलता को कमतर आंका गया या कांग्रेस इसमें जानबूझकर राजनीति तलाश रही है। वरिष्ठ नेताओं की जगह एक युवा नेता को जिम्मेदारी मिली है, इसके क्या मायने हैं? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले बयानों पर एक नजर। कैबिनेट के विस्तार में मोदी कैबिनेट के गठन में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई। लगातार छत्तीसगढ़ की जनता ने 90% से अधिक सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जिता के वहाँ भेजा है। यदि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता का बड़ा इसमें योगदान है। अब छत्तीसगढ़ के चुने गए सांसदों को इस प्रकार से उपेक्षित किया जाना बेहद ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री का अधिकार छत्तीसगढ़ का बनता था, लेकिन एक राज्य मंत्री का झुंझुना पकड़ा दिया गया। बेहद ही अत्याचार किया गया छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता की भी उपेक्षा की गई। देखिए, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। 2018 के चुनाव में ताम्रध्वज जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, 2.5 साल का भी इनका वादा रहा और बातचीत चर्चा का विषय रहा आम जनमानस में, लेकिन उन्होंने किसी भी वादा को पूरा नहीं किया, जन घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया। तो इनकी बात का कोई जवाब नहीं है। इनको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है। तो तोखन साहू ने राज्य मंत्री के पद के तौर पर शपथ ली है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र चेहरा मोदी कैबिनेट के तीसरे कार्यकाल में है, लेकिन एक सीट को लेकर जहां विपक्ष सवाल उठा रही है तो वही दूसरी तरफ बीजेपी में उत्साह का माहौल है। एक तरफ तीसरी बार मोदी कैबिनेट का गठन हुआ है तो वही दूसरी तरफ राज्य से एक युवा नेता को चुना गया है, लेकिन जाहिर तौर पर सभी के अपने अपने तर्क हैं और एक दूसरे के तर्कों के पीछे दूसरे अलग बयानात भी हैं और इन्हीं का स्पष्टीकरण लेंगे। आज हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोपाल सामंतो जी, नीता लोधी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रही हैं और रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोपाल जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी सरकार के तीसरे कैबिनेट का गठन हो गया और इस कैबिनेट गठन में छत्तीसगढ़ से तोखन साहू और राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगा उनके नाम को और उनके चयन को लेकर बीजेपी का क्या पक्ष है। देखिए अभिषेक जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। और सही में ये शुभकामनाओं का वक्त है जब एक गरीब का बेटा देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का इतिहास बना रहा है। और ये परेशानी किसको है? छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं। ये कांग्रेस की परेशानी है, कांग्रेस की खुद की परेशानी है। लेकिन कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि एक राजनीतिक पार्टी होने के बाद एक दूसरे राजनीतिक पार्टी के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्या हमने कभी बोला कि भूपेश बघेल की सरकार में रायपुर में से एक भी मंत्री नहीं था? कभी आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता या किसी नेता का इसमें बयान सुना? ये उनके पार्टी के अंदरूनी मामले थे, इसलिए हमने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, ना आज हस्तक्षेप करते। राहुल गांधी जैसे एक फेलियर इंसान को ये रखे हुए हैं, बार बार वो हारते हैं, फिर भी उसको बदलते नहीं है, फिर भी हमने हस्तक्षेप नहीं किया। नहीं, सुशील आनंद शुक्ला जी तो तारीफ ही कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करा है बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में, फिर उसके बावजूद भी क्यों एक ही सीट क्यों दे रहे हैं, और वो भी राज्य मंत्री की। उस पर भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक युवा चेहरे को मौका दिया गया और साहू समाज से मौका दिया गया, और ये तो हर्ष की बात है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति में हर्ष है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नहीं भी है, आम जनमानस में भी इस बात को लेकर हर्ष है, क्योंकि एक युवा चेहरे को मौका दिया गया। और
छत्तीसगढ़ में कितना काम होता है ये महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के लिए कितना काम होता है इस सरकार में वो महत्वपूर्ण है, ना कि मंत्री पद महत्वपूर्ण होता है। पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में छत्तीसगढ़ को कितना कुछ मिला, 18 लाख आवास मिले और सबसे ज्यादा धान खरीदी हुई कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी सबसे ज्यादा धान खरीदी छत्तीसगढ़ से हुई। ऐसे अभूतपूर्व कार्य हुए छत्तीसगढ़ के लिए। उन चीजों को कांग्रेस को याद करना चाहिए, उन चीजों पर बात करना चाहिए, जनमानस के काम को लेकर बात करना चाहिए। 4 एक्सप्रेसवे मिले। हमको तो ये भी लगता है कि मोदी जी हमारे प्रभारी थे छत्तीसगढ़ के, तो प्रधानमंत्री ही छत्तीसगढ़ से मिला है हमें। और हर लोकसभा का सांसद या हर कार्यकर्ता अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा और छत्तीसगढ़ के लिए अपने योगदान को जरूर प्रूव करेगा। नीता लोधी जी, क्या तर्क है कांग्रेस का इसे लेकर? क्यों सवाल उठाया जा रहा है कि सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद मिला, वो पद भी महत्वपूर्ण है? देखिए, आप सबको नमस्कार। गोपाल भाई साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की भोले वाले लोग हमेशा से चले जाते हैं। आप देखेंगे यदि यूपी में 33 सांसद चुन के आए हैं तो वहां से 11 मंत्री बने हैं, मतलब हर एक 3 सांसद में 1 मंत्री बना। पंजाब में एक भी नहीं बना, एक भी नहीं जीत के आए पर आपने 1 मंत्री दे दिया। गोवा सिक्किम में एक आए हैं जीत के, उनको भी आपने मंत्री दे दिया। और छत्तीसगढ़ में 90% इन लोगों ने रिजल्ट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो कम से कम 2 कैबिनेट मिनिस्टर तो देते। आप देखिएगा पिछले 10 साल के कार्यकाल में हमेशा से ही एक राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया। अरे भाई, कैबिनेट मिनिस्टर लायक भी लोग यहाँ पे हैं। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी, भाई साहब जैसे बोले थे ना, कोई बोल नहीं रहा है, तो हाँ ये हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप है, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। जो कह दिए, जो आदेश आ गया, जो फरमान जारी हो गया, उसको एक्सेप्ट कर लेते। पर छत्तीसगढ़ की बातों को उठाने, आप देखिएगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब हमारे यहाँ से विद्याचरण सिंह जी, स्वर्गीय और श्यामा चरण जी रहते, तब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, बहुत बड़े बड़े बांध के प्रोजेक्ट हमारे यहाँ आए। हमारा भिलाई स्टील प्लांट जैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया। तो नहीं तो गोपाल जी यही तो कह रहे हैं कि पद ज्यादा जरूरी थोड़ी है। गोपाल जी ये तो कह रहे हैं पद ज्यादा जरूरी थोड़ी है। अगर केंद्र का समर्थन मिलता है, और खासतौर से इन हालातों में जब छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा कर्ज चढ़ा हुआ है, अब ऐसे में पद ज्यादा जरूरी है, केंद्र से मिलने वाला सहयोग। देखिए, सहयोग तो तब मिलेगा जब यहाँ की दशा और दुर्दशा को लोग समझे, डबल इंजन की सरकार वहां तक आवाज को पहुंचा पाए। हम बताएं, अभी हमारे भिलाई स्टील प्लांट से जुड़ा वो नगरनार प्लांट जो बिकने के कागार में, वो क्यों नहीं रुक पाए? रावघाट परियोजना पिछले 10 साल से ऐसे ही पड़ी है सुसुप्त अवस्था में, बिल्कुल चालू नहीं हो पाई। ये 4 एक्सप्रेसवे, हाईवे को कह रहे हैं, ये भी पूर्णता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आवाज वहां तक जा ही नहीं पा रही है। जहां दूसरे जगह ट्रेनें चलना शुरू हो गई, हमारे यहाँ अभी भी लेट नहीं चल पा रही है। तो भाई ऐसे ही है कि हमारी आवाज को आप बताएं कि हमारे यहाँ 32% आदिवासी लोग रहते हैं, एक आध आदिवासी मंत्री बना देते। अब आप पूरी कैबिनेट में देखोगे तो पिछली बार से 3 महिलाएं कम हैं, केवल 7 हैं। वो 3 रिपीट हुई हैं और 4 नहीं आई हैं। तो भैया महिलाओं को भी तवज्जो दे देते। हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी बाहुल्यता, आदिवासी मंत्री हमारे यहाँ देखिए, हमारे दुर्ग के सांसद है विजय बघेल जी, नरेंद्र मोदी जी से 4 गुना ज्यादा वोट से वो जीते हैं। नहीं, लेकिन अगर आप ये तर्क दे रहे हैं कि बाकी ठीक है, ये सारी बात दीदी हमारे ही समय याद आता है, आपके समय कहाँ चली जाती है याद? समय तो आप ही से चल रहा है भाई साहब, भाई हमने जनता पार्टी ने पहली बार देश को आदिवासी समाज से राष्ट्रपति दिया। कहाँ हैं आप? उसको भी तो याद करिए। नहीं, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प मामला है पहली बार कि एक पार्टी, एक विरोधी पार्टी दूसरी पार्टी का भला ही चाहती है, वो चाहते हैं कि मंत्री पद पे ले। लेकिन नीता जी, ये सवाल है जो तर्क आपने दिया कि दिल्ली में चलिए आप 7 सीटें जीत गए, तो क्या वहां पे मिल गया कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट का पद? वहां नहीं मिला है। वहां पे तो आप 7 की 7 सीटें जीती है, फिर वहां क्यों प्राथमिकता नहीं दी गई? ये भी एक सवाल है। और अगर नहीं, एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास। नीता जी, एक और चीज भी है। अगर आप कह रहे हैं कि 2 कैबिनेट मंत्री का पद जो है छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए, तो मेरा उस पर एक और सवाल ये भी है कि जेडीयू और टीडीपी, जिनके दम पर एनडीए की सरकार बनी है, जिनको लेकर आप लगातार हमलावर रहते हैं कि ये सरकार जो है ये अकेले, ये कमजोर सरकार है, उनको भी कैबिनेट में सिर्फ 1-1 सीट ही मिली है। आप किस उससे मांग रहे हैं छत्तीसगढ़ में 2 सीट? मेरा ये सवाल है। आपने यूपी में 33 सांसद जीत के आए, आपने 11 मंत्री बनाए हैं कि नहीं, ये बताएं। 33 में 11 मंत्री बनाए हैं कि नहीं बनाए? तो 10 में 3 मंत्री होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इस पे भी आऊंगा जी।
पंजाब में आपने एक भी नहीं जीता, वहां से आपने एक मंत्री दे दिया, गोवा से एक जीते आपने उनको मंत्री बना दिया। तो हमारे आपका कहना चाहिए कि केंद्र से पंजाब में एक भी मंत्री नहीं होना चाहिए क्योंकि हम नहीं जीते। ये स्वार्थ वाला राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आप देखिए, आप खुद अपनी बातों से आप देखिए उत्तर प्रदेश में 80, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए नीता जी, 80 सांसद में हमने मंत्री जो 11 तय किए ना, 1 मिनट सुन लीजिए, 11 मंत्री अगर उत्तर प्रदेश से बने तो उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन के हिसाब से बने, ना कि हमारे सांसदों के हिसाब से बने। हम स्वार्थ की राजनीति नहीं करते। अगर पंजाब में एक सांसद आया है और पंजाब एक प्रदेश है, वहां से भी एक मंत्री बनना चाहिए। तो हम स्वार्थ की राजनीति नहीं करते कि हमारे कितने जीते हम इतने बनाएंगे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, उस हिसाब से बनाए गए, ना कि हमारे सांसदों की गिनती के हिसाब से बनाए गए। और दूसरी बात नीता जी, ठीक है, उस पर भी आएंगे। रमेश पांडे जी काफी देर से सुन रहे हैं। रमेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो पद मिला है तोखन साहू का, इस बात की जरूर चर्चा हो रही है कि बहुत सामान्य किसान परिवार से आते हैं, युवा नेता हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं, इसके पीछे बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। वो किसको मंत्री बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, किसको कैबिनेट में भेजते हैं, किसको राज्य मंत्रालय देते हैं। अब इस पर अगर बीजेपी के लोग थोड़ा प्रयास करें तो मेरे समझ में ये अच्छा लगता है। ठीक है, बीजेपी के लोग मेहनत किए हैं और अपनी डिमांड रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बजाय और कांग्रेस के लोग इसकी बात कर रहे हैं तो यह एक मतलब हास्यास्पद जैसा लगता है और कांग्रेस के नेता हंसी का पात्र बन रहे हैं। भाई, सरकार एनडीए की बनी है, प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, मोदी जी अपनी कैबिनेट को सजाएंगे, किसको कहां रखना है ये उनका दायित्व है। इसके लिए किसी और को कुछ बोलने का हक नहीं है। और मेरे ख्याल से जो छत्तीसगढ़ में उन्होंने निर्णय लिया है वो बहुत सोच समझ करके लिया है। और पिछले 28 सालों से आप, या जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से आप देख रहे होंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो केंद्र में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, सिर्फ एक मंत्री हमेशा बनाया जाता रहा, वो भी राज्य मंत्री स्तर का ही उसको दर्जा मिलता रहा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी ये चरणदास महंत जी मंत्री थे, उनको भी राज्य मंत्री का ही स्तर दर्जा मिला हुआ था। तो जो तोखन साहू को जो मिला है, एक तो बिलासपुर संभाग को दृष्टिगत रखते हुए रखा गया है, दूसरा वो किसान राजनीति से जुड़े हुए हैं, तीसरा साहू समाज जो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा वर्ग है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती से समर्थन कर रहा है, उसका भी लाभ मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ऐसा दृष्टिकोण से उनको मंत्रिमंडल में भेजा गया है। जी, लेकिन एक और सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि संतोष पांडे, बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल जैसे दिग्गज जिनके नाम चल रहे थे, काफी सीनियर नेता है, लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, उनके जगह पे तोखन साहू को क्यों स्थान दिया गया? देखिए, वैसे तो छत्तीसगढ़ में 10 सांसद जीत के आए हैं, 10 मंत्री बनना चाहते हैं, सरोज पांडे जी भी मंत्री बनना चाहती हैं, लेकिन किसी के चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। कौन सा समीकरण कहाँ फिट बैठेगा ये महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री को किससे कौन सा काम लेना है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। हो सकता है बृजमोहन अग्रवाल जी से प्रधानमंत्री जी कोई और अच्छा काम लेना चाह रहे हो, संतोष पांडे जी को कोई नई जिम्मेदारी मिलने जा रही हो, विजय बघेल जी से कोई बड़ा काम लेना चाह रहे हो। इसको हम आप अभी से कैसे तय कर सकते हैं? जी ठीक है जी, गोपाल जी आप बोल रहे थे कुछ, जब बोलिए। मैंने तो ये पूछना चाहा नीता जी से कि इनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, इनके पास राज्यसभा में 2 सदस्य को भेजने का मौका था, इन्होंने 2 आयातित सदस्य लेके आए, एक बिहार से और एक उत्तर प्रदेश से। बताइए, राजीव शुक्ला तो लोग राज्यसभा में दिखते भी नहीं है, वो तो आईपीएल के मैच के ग्राउंड्स में दिखते हैं, उन्होंने कभी छत्तीसगढ़ की बात भी नहीं कही। ये हमारे बारे में चिंता कर रहे हैं, इन चिंता के पहले इनको अपने राज्यसभा। गोपाल जी, वो राज्यसभा वाला एंगल फिट नहीं बैठता है। आपके भी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता है जो जहां से आते हैं वहां से लड़ते नहीं है। अभी हाल ही में बात करें तो जेपी नड्डा हिमाचल से हैं, गुजरात से, तो नहीं, मैं अभिषेक जी वो बात नहीं बोला, मैंने बोला कि अगर छत्तीसगढ़ की इतनी चिंता है तो इनके राज्यसभाओं को बोलना चाहिए, राज्यसभा में इनके सांसदों को बोलना चाहिए और इनको अपने राज्यसभा सांसदों को छत्तीसगढ़ घुमाना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा जान सके। वो आईपीएल के मैच में व्यस्त रहते लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं आते, मैंने वो कहा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कोई मंत्री पद दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी में पद
की गरिमा होती है और पद का नहीं, दायित्व ठीक है, विहीन आपकी करने बात का सही है काम कि होता पद का स्वार्थ नहीं है। आप कह रहे हैं कि नेता कार्यकर्ता जो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ऊपर से तय होता है कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या इस सवाल पे भी नहीं आना चाहिए कि आप अगर कह रहे हैं कि सबको निष्पक्षता से दिया गया, तो अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो जो एक एक दो दो सीट वाले हैं उनको भी जो है मंत्री पद मिला है। नहीं, जयंत बिल्कुल चौधरी, वही बात अनुप्रिया थी। पटेल। उत्तर प्रदेश से 11 मंत्री अगर बनाए गए हैं तो उत्तर प्रदेश में टोटल सांसदों की संख्या 80 होती है। और 7 मंत्री हारे हैं, ये भी शायद एक कारण है। तो क्या 7 मंत्री के हारने के कारण उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या को मेरे कहने का मतलब अनदेखा यह है कर कि दिया जिन जाए? जिन सीटों पर आपको चुनौती नजर आती है और जहां पर आपको लगता है कि आने वाले समय में चुनाव है और वो स्थान महत्वपूर्ण है, उन्हें तवज्जो दी जाती है। छत्तीसगढ़ में आपका लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है, ये भी एक कारण है। देखिए, राजनीति में अगर आपको अगले बार की चिंता हो रही है तो इसका मतलब है कि आप जनता की भी चिंता कर रहे हैं, आप योजनाओं की भी चिंता कर रहे हैं। आप केवल अपनी राजनीतिक सीट को बचाने की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप जनमानस की भलाई की भी चिंता कर रहे हैं। आपको पता है कि इस जगह हमें परफॉर्म करना है तो इस जगह काम करना पड़ेगा, इस जगह ज्यादा काम करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, और डिलीवरेंस का मॉडल उस तरह का होना चाहिए कि गोपाल सारे जी, तो आप पार्टियों ये का समाहित ये होना कहना चाहिए। चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में काम करने की जगह नहीं है। आप ये बताएं, रावघाट परियोजना क्यों नहीं पूरा हो पाई, हाईवे की योजनाएं क्यों राव- अधूरी पड़ी है, नगरनाथ कौन प्लांट सी क्यों मैं वही पिछ रहा है, पूछना चाहता हसदेव अभ्यारण्य अभी कटा पड़ा जा रहा है। काम हो आप ये गया है। बताएं, भ्रामक जानकारियां देना अभ्यारण्य- बंद करिए। पहले ये बताइए कि देखिए, नगरनार हसदेव प्लांट में अभ्यारण्य- प्रोडक्शन चालू हो गया है, आप क्यों नहीं बोल रहे कि नगरनार में प्रोडक्शन अरे चालू हो गया? नहीं, आपको तो पता आप दीपन की आप साइड- पता आप दीपन करिए, की साइड देखिए, उसमें स्टील दिव्य अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से पता करिए। नहीं, ठीक है। कि आप दीपक नीता लोधी जी, की साइड मेरा देखिए, सीधा सवाल है, गोपाल जी ने भी कहा, एक सीधा सीधा सवाल है, आप जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, आप राहुल गांधी के रास्ते को छोड़िए, भ्रामक आप जानकारियां एक साथ देना बोलेंगे बंद कोई करिए। मतलब नहीं है। नीता जी, सीधा सवाल है, यूपीए गवर्नमेंट में भी छत्तीसगढ़ को नहीं, देखिए यूपीए गवर्नमेंट भी छत्तीसगढ़ को ऐसा स्थान नहीं मिला था, आपको भी पता है, और अभी नहीं मिला है। मेरा सीधा सवाल है, मेरा सीधा सवाल ये है कि अब जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं, तोखन साहू जो जिनको बनाया गया है राज्य मंत्री, क्या एक असुरक्षा है कांग्रेस के अंदर? क्योंकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग से आने वाला सबसे बड़ा साहू समाज है और एक बड़ा वोट बैंक चाहे विधानसभा चुनाव में हो या लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ गया है, और तोखन साहू का चुना जाना भी कहीं ना कहीं साहू समाज में एक पॉजिटिव मैसेज भेज रहा है बीजेपी के लिए। और क्या इसलिए कांग्रेस से सवाल उठा रही? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने साहू समाज को हमेशा तवज्जो दी। आप अभी देखेंगे कि लोकसभा में हमने 2-2 को टिकट दिया था, जिससे हमारे राजेंद्र साहू जी टिकट दी थी, और उसके बाद ताम्रध्वज साहू जी जो गृह मंत्री थे उनको भी टिकट दिया गया था, और निगम मंडल आयोग में साहू समाज को, पिछड़े वर्गों को भी तोखन साहू जी बने, स्वागत है, उनको बधाई देते। पर छत्तीसगढ़ की आवाज बुलंद करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर वही इतने, बीजेपी ने बहुत बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो उनको पारितोषिक भी उसी हिसाब से मिलना था। मोदी जी से 4 गुना ज्यादा वोट से जीते दुर्ग के सांसद विजय बघेल जी, मोदी जी से 5 गुना ज्यादा वोट से जीते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। दूसरी बात, संतोष जी ने, अब महिलाएं यहाँ है, महिलाओं को दे देते, आदिवासी भी के देते। आप टोटल में देखेंगे, टोटल में भी केवल 7 महिलाओं को दिए, पिछले बार 10 महिलाएं थी मोदी से कैबिनेट में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अधिवासनात दर्शाने के लिए, अपना आधिपत्य चलाने के लिए ही काम करती है। केवल जनता की आवाज, जनता के हित में काम करे तो हमें समझ में आए। अभी अब हसदेव अभ्यारण्य कटना बंद हो जाए तो समझ में आएगा कि काम हो रहा है। अगर हमारे रावघाट परियोजना पूरी हो जाए तो एक समझ में मिनट, आएगा क्या करेगा। नीता जी अब ये कहना चाह रहे हैं जो सीनियर लीडर्स हैं, परमिशन दी थी, जो सीनियर अग्निवीर योजना में हमको पहले जैसी सुविधाएं मिलने लग जाए, अग्नि योजना बंद हो जाए और आर्मी में जैसे पहले भर्ती चलती थी वैसे में शहीद का दर्जा मिलना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। एक और एम्स मिल जाए हमको तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर एम्स का आप एक्सटेंशन सेंटर खुल रहा है 200 एकड़ में, एम्स का एक्सटेंशन सेंटर खुल रहा है नया रायपुर। जानकारियों का अभाव है, या भ्रामक जानकारियों का रायपुर और नया एम्स ही है, 200 एकड़ का एक्सटेंशन सेंटर। नहीं, आप अरे मुद्दे से भटक रहे। रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नीता जी ने जो बात कही मैं उस पर आऊंगा कि बृजमोहन अग्रवाल जैसे बड़े नेताओं को ना लेकर उन नेताओं को, नए नेताओं को लिया जा रहा है ताकि केंद्र का जो है अपनी अधिमान्यता जो है उनकी बनी रहे। तो क्या इसे आप सही मानते हैं? क्या जी, एक बार सवाल फिर से बोलिएगा।
नीता जी ने सवाल उठाया कि वरिष्ठ जो नेता थे चाहे बृजमोहन अग्रवाल और विजय बघेल, उनकी जगह नए नेताओं को लिया जा रहा है क्योंकि जो पुराने नेता है जिनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है उनकी ज्यादा पकड़ मजबूत ना हो, इसलिए नए नेताओं को लाया जा रहा था कि केंद्र का नियंत्रण रहे। नहीं, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए पार्टी का जो सिस्टम है, पार्टी किस सिस्टम पे काम कर रही है उसका खुलासा वो क्यों करेगी। और अभी आप देखें बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता, विजय बघेल जैसे बहुत ही बड़े रणनीतिकार नेता, संतोष पांडे जैसे बहुत बड़े सीनियर नेता, इन लोगों को मेरे ख्याल से संगठन में अभी आने वाले समय में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी इनको कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठा करके इनसे काम लेगी। एक चीज और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में आपने एक उदाहरण देखा है कि रमेश बैस जी को सांसद होते हुए उन्हें राज्यपाल बना दिया गया। तो कोई ना कोई ऐसा मौका और बड़ा मिलेगा जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, विजय बघेल जी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, संतोष पांडे जी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसको अभी से ये कहना कि किसी को इग्नोर कर दिया गया है, किसी को रिप्लेस कर दिया गया है, किसी को हटा करके उनकी जगह दूसरे को खड़ा किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी इनसे बहुत अच्छे समय पर उचित काम लेगी, ऐसा मेरे समझ में आ रहा है। जी नीता जी क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि कई ऐसे नेता है, चाहे अभी ताजा एग्जांपल ले तो 4 ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो अब कैबिनेट के अंदर है, जिनको लेकर पहले सवाल उठ रहा था कि अब उनकी राजनीति संकट में है क्योंकि केंद्र ने उनकी राजनीति खत्म कर दी। लेकिन मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, मेरे ख्याल से 7 है आई गेस। अभिषेक जी 4 नहीं 6 मुख्यमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में शामिल हैं, जिसमें एक नाम ऐसा है जो 2014 से मोदी जी की कैबिनेट में शामिल है, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि मुख्यमंत्री गए हैं तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है या बहुत बड़ी कोई दिक्कत होने वाली है। राजनाथ सिंह 2014 से मोदी कैबिनेट में लगातार मंत्री हैं और बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाती रही है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। तो आप मनोहर खट्टर को देख लीजिए और इधर शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, सर्बानंद सोनोवाल को आप देख लीजिए। अभी इस बार 2 नए मुख्यमंत्रियों में नाम जुड़ के आया, जीतन राम मांझी जी का और एचडीके कुमार स्वामी जी का। तो ये ऐसा कोई बड़ा चमत्कार नहीं है कि मोदी जी के कैबिनेट में 6 मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री आ गए। अब वो मोदी जी अपने तरीके से सरकार चलाना जानते हैं, बेहतर तरीके से चलाना जानते हैं, इसमें किसी को किसी प्रकार के मेरे ख्याल से भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। जी निश्चित रूप से। चलिए अब समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर तोखन साहू को राज्य मंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तमाम तले की अटकलें हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक जो बड़ी बात निकल के सामने आ रही है वो ये भी है कि तोखन साहू समाज में एक बड़ा चेहरा है, साथ ही साथ एक साधारण किसान परिवार से आते हैं जिन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तमाम दिग्गज नेताओं को इतर छोड़ते हुए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और कहीं ना कहीं एक संदेश भी भेजने की कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो कर्मठ नेता हैं, जो परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं, उन्हें जो पार्टी है वो प्राथमिकता देगी। वही विपक्ष का ये सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य ने जो लगातार वहाँ सांसद भेजे हैं, बीजेपी की तरफ से लगातार अच्छे प्रदर्शन में से सांसद गए, उसके बावजूद भी उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही। इन दावों में कितना दम है या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत लिया गया एक फैसला है? क्योंकि गौर करने वाली बात ये भी है कि ये मोदी कैबिनेट का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है तीसरे कार्यकाल में, जहां पर 2 राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन में सरकार जो है आगे बढ़ रही है। ऐसे में जाहिर तौर पर तमाम ऐसे राजनीतिक समीकरण हैं जिन्हें साधना बेहद ज़रूरी है एनडीए को अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए और सभी राजनीतिक दलों को अपने साथ लेकर चलने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।